नमस्कार दोस्तों, डिसीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 एग्ज़ाम डेट जो आ गया है। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री शुरुआत हुआ है, जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर मेरा समाप्त हो गया है। अब दूसरा चैप्टर का जो नाम है यहाँ पे दिया है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्षार एवं लवण में इसमें हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, इसको हम लोग एक दिन में समाप्त करेंगे कि दूसरा चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चन कितनी बार आया है। मैं वो भी लेके आया हूँ कि आपको दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार आया है। आप इसको नोट करके रखिएगा कि जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जब एग्ज़ाम होने के बाद इस क्वेश्चन को आप मिलाइएगा और देखिएगा कि ये क्वेश्चन मेरा कितने परसेंट सही है। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप टिक लगाकर याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपका केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से या फिजिक्स से, इसमें तो विज्ञान में तीनों चैप्टर क्या है, वो तीनों सब्जेक्ट आपके डिवाइड हैं। तो इन सब्जेक्ट से जो है केमिस्ट्री 20 नंबर का है, 20 नंबर से आपके 15, 16, 17 नंबर कहीं क्वेश्चन मतलब कि इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आएगा। तो मैं आपका एक एक चैप्टर अच्छे से यहाँ पे करा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है, अब दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन, जो फिनाप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज या फिनाप्थलीन जो सूचक होते हैं, ये किस प्रकार से दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो इसमें देखिए, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, आपको पता है कि जो ये मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, उदासीन होता है। और मिथाइल ऑरेंज ये उदासीन होता है, उदासीन होने के कारण क्या करता है, विलयन के रंग को नारंगी बना देता है। जबकि अगर हम देखें, जब हम मिथाइल ऑरेंज को अगर अम्लीय विलयन के साथ क्रिया करा दें, जैसे अगर हम मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय विलयन के साथ अगर हम क्रिया करा देते हैं, तो ये क्या होता है, लाल हो जाता है। अगर मिथाइल ऑरेंज को हम उदासीन के साथ क्रिया कराएंगे तो नारंगी होगा, उदासीन है। तो ये जो है मिथाइल ऑरेंज ही जो है, इसको कह सकते हैं कि जो मिथाइल ऑरेंज है नारंगी होता है। लेकिन अगर हम मिथाइल ऑरेंज को अगर अम्ल के साथ अगर हम क्रिया करा देते हैं, तो ये क्या कर देता है, इसको लाल कर देता है। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को, इस मिथाइल ऑरेंज को अगर हम क्षार के साथ क्रिया करा दें, तो मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा है, नीला है, नारंगी है। अगर इसको हम क्षार के साथ क्रिया करा देते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अब इसमें हमें क्या लिखना है कि जो मिथाइल ऑरेंज है क्या है, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है एक नारंगी रंग का एक रंजक होता है। जो जो ये क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एक विलेन से मिलाई जाती है। अगर इस विलेन में क्या करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज को अगर विलेन में हम रंग लाल होता है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एक बूंद जब इसको हम डालते हैं, क्षारीय विलेन के साथ क्या करते हैं, तो ये इसका रंग क्या कर देता है, पीला कर देता है। अब हम देखते हैं फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन क्या होता है, फिनाप्थलीन जो होता है यह एक रंगीन पदार्थ होता है। फिनाप्थलीन भी क्या होता है, एक रंगीन पदार्थ होता है। जब इसको हम अम्ल के साथ अम्लीय विलयन में इसको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो यह रंगहीन बना देता है। रंगहीन अम्लीय विलयन में यह क्या होता है, एक प्रकार से फिनाप्थलीन जो है ये रंगहीन पदार्थ होता है, और अम्लीय विलयन में ये जो फिनाप्थलीन होता है रंगहीन होता है। जब इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक बूंद फिनाप्थलीन में जब एक बूंद हम क्या करते हैं, क्षारीय विलयन मिलाते हैं, तो यह उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये कह सकते हैं कि फिनाप्थलीन जो है यह रंगहीन पदार्थ होता है। जब इस फिनाप्थलीन में एक बूंद क्षारीय विलयन मिलाते हैं, तो उसको यह क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो इस प्रकार से लिखना है कि मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन यह किस प्रकार से दोनों आपस में क्रिया करते हैं, इसको आपको लिखना है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका दिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ कि ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा है तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और पूछ भी सकता है, आ भी सकता है। तो इसको अभी आप नोट करके अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। इन सब के प्रश्न जो है, आंसर जो है, आंसर आपको मिल भी जाएगा, बुक में भी है, या आप पढ़ भी चुके होंगे, या तो आप राजीव प्रकाशन या विद्या कुछ भी लिए हैं, तो उसमें आप टिक भी लगाते रहिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं इसका आंसर बताऊं, तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर इसका आंसर भी आप बताते जाइए, तो मैं इसका आंसर भी लिखते जाऊँगा। अभी मैं
शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इसका आंसर नहीं लिख रहे हैं, और मैं इसमें आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने और शॉर्ट वीडियो कम समय में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको आपकी तरह मिल जाए। तो अब इसमें क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो हम क्या करेंगे कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है इसके 2 उदाहरण लिखना है। तो पहले इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं इससे देखिए। तो हमें पता है कि अम्ल एवं क्षार जब दोनों आपस क्या करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। कि जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल से किया जाए। अगर हम जो अम्ल एवं क्षार, जैसे मान लेते हैं कि अम्ल ले लिए और क्या ले लिए, क्षार। जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, लवण लवण प्लस जल के साथ, अगर हम अम्ल और क्षार दोनों का अभिक्रिया करा देते हैं तो मेरा क्या बनता है, यहाँ पे उसी अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कह सकते हैं कि जब अम्ल एवं क्षार दोनों परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें आपको कह रहा है 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो जब इसमें आपका 2 एग्जाम्पल देना है तो इसमें मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कि जैसे अगर मान लेते हैं कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ क्रिया करा दें तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। और यहाँ पर जो है HCl ये क्या है, आपका अम्ल है। जब क्षार और अम्ल यही है, जब क्षार और अम्ल, तो जब क्षार और अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो जब क्षार और अम्ल की दोनों में आपस में हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका जल। तो ये सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो गया, लवण हो गया। ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, लवण हो गया। और ये आपका क्या हो गया, जल हो गया। तो ये है कि जब क्षार एवं अम्ल, क्षार और अम्ल या अम्ल एवं क्षार दोनों परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो इसी अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब ये जो तो घटना हो रही है, क्षार और अम्ल को जो हम 2 मिलाकर जब उसको हम अभिक्रिया करा देते हैं तो अभिक्रिया करने पर जो प्राप्त होता है तो हमें लवण और जल निर्मित है, तो उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये भी क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको देखना है कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको हमें आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है किससे। तो ये आपका है लघुत्तरीय प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, ये भी लघुत्तरीय प्रश्न है और ये भी आपका लघुत्तरीय ही प्रश्न है। तो ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें आपके क्वेश्चन तीनों जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये तीनों लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो इसमें आपका दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए जो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये नमी, जल और आर्द्रता, नमी जल और आर्द्रता, नमी जल और आर्द्रता के साथ क्या करता है, ये संपर्क में आकर उसके साथ जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। उसके साथ आकर क्या करता है, जिप्सम में ये उसके साथ क्रिया करके जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कह रहा है इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए या इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, नमी जल आर्द्रता होने के कारण इसमें क्या करता है, जिप्सम का निर्माण करता है और ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यहाँ क्या होता है, बहुत अधिक कठोर पदार्थ हो जाता है। आप जानते हैं कि अगर हमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जैसे मान लेते हैं किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया या दीवार पे जो प्लास्टर लगाते हैं आप देखते हैं कि एक पतली परत रेत बन जाती है, बहुत चिकना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पुट्टी बोलते हैं।
तो क्या काम करते हैं, मान लेते हैं हाथ आपका प्लास्टर है, इस पर लगाएंगे। लगाने के बाद क्या होता है, सूखने के बाद पूरी तरह से टाइट बन जाता है, मतलब ये सूख जाता है। सूखने के बाद आपको क्या होता है, प्लास्टर बन जाता है, इसको बोलते हैं प्लास्टर बंधा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से बोल रहा है कि इसको हमें किस बर्तन में रखना चाहिए, आर्द्ररोधी बर्तन में। और क्यों रखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्द्ररोधी बर्तन में हम रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं। इसके रखने से देखिए क्या लाभ होता है। इसके रखने से लाभ क्या होता है कि यह नमी और जल आर्द्रता के साथ में आ जाता है, और जैसे ही जल नमी आर्द्रता के साथ आता है तो ये जिप्सम का निर्माण करता है। आपको पता है कि जिप्सम क्या काम करता है, उसको जमने की दर को धीमी कर देती है, कि वो जो जमने की दर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जम जाता है। जैसे आप ये भी पढ़े होंगे कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट में भी क्या डाला जाता है, जिप्सम डाला जाता है। तो सीमेंट में जिप्सम क्यों डाला जाता है, क्योंकि जिप्सम क्या करता है कि सीमेंट के जमने दर को धीमी कर देता है। नहीं तो अगर सीमेंट जिप्सम न डाले तो इतना तेजी से जम जाएगा कि वो उपयोग में भी नहीं ला पाया जाएगा। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसमें है आपका चौथा क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो चौथा क्वेश्चन है ये है आपका पीएच। पीएच की परिभाषा दीजिए तथा इसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण से क्या संबंध है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पीएच वैल्यू, जो हमारे पीएच वैल्यू होते हैं, पीएच मान जैसे होता है 7 होता है। जैसे आपको भी पता होगा कि जो पीएच वैल्यू 7 होता है, जल का उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा तो क्या होगा। जब पता है आपको कि जब 7 से अधिक होगा विलयन का पीएच मान तो क्या होता है, क्षारीय विलयन होता है। और जब 7 से कम पीएच मान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो ये अम्लीय विलयन होता है और क्षारीय विलयन होता है। तो यही है कि जब विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय विलयन बोलते हैं। जब 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा, जब 7 से अधिक होगा तो उसको क्षारीय विलयन कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से क्या संबंध है। तो जो मेरा हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+ आयन होता है। तो इस प्रकार से उसकी क्या करना है आपको, ये भी क्वेश्चन आपको नोट करना है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2014, 16, 19, 22, अब इसमें आपको कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, 14 में भी आया था, 16 में भी आया था, 19 में भी आया था, 22 में भी आया था। तो ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो आप उस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करिए कि जो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये क्वेश्चन दे सकता है बोर्ड में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना है। जरूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सेम सेम छप जाएगा, नहीं। मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ये बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि क्वेश्चन देखिए बोर्ड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, उसकी पूछने की नज़रिया क्या है। तो उसके नज़रिया में हम लोग को जाना है, और इसके बाद वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो क्या है। 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं कि क्या होता है कि जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर पूछ लिया कि क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम जल में अगर हम एक बूंद तेजाब को डालें तो क्या होगा। तो जल में जैसे हम एक बूंद तेजाब डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि जल के साथ जैसे ही एक बूंद तेजाब डालेंगे तो वो तेजाब क्या होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। और उसके साथ क्या होगा, एक एसिड का एक उस प्रकार का सकता है, उसमें वाष्प धुआं निकलेगा। क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम गाड़ी से गए, गाड़ी से जा रहे हैं, अब गाड़ी से जाने के बाद हम एक्सीडेंट हो गए या कहीं टक्कर हो गया, तो अब क्या होगा भैया, जब टक्कर हो गई तो कुछ तो चोट तो लगेगी ही। तो वही हो गया कि क्या होता है। यहाँ पर यही दिया है कि रासायनिक समीकरण कि सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने के सोडा को गर्म करें, सोडियम बाई जो कार्बोनेट होता है जिसको क्या बोलते हैं कि खाने का सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और ये क्या होता है, खाने का सोडा होता है। इसको हम क्या करेंगे, जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसकी आपको क्या करना है, आंसर देना है। दूसरा है विरंजक चूड़ की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। अगर हम विरंजक जो चूड़ है, विरंजक चूड़ जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2, जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या करेंगे, विरंजक चूड़ इसी को बोलते हैं कि अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, अगर हम विरंजक चूड़ की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा। तो इसमें आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण व्यस्त लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि 2015, 18 और 20
2015, 18, 20 इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें और 2-4 क्वेश्चन थे, मैं इसको नहीं लिया हूँ। तो उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है रासायनिक समीकरण से रिलेटेड, तो इसको भी आप अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला जो मेरा क्वेश्चन है इसमें आपका है 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा है कि जो व्यंजक चूड़ से ही है रिलेटेड, व्यंजक चूड़ से क्वेश्चन है रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि व्यंजक चूड़ ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र एवं उपयोग बताइए। तो हमें क्या करना है, व्यंजक चूड़ का सूत्र पता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, प्लस इसके रासायनिक नाम भी बताना है। व्यंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और तथा इसका उपयोग भी बताना है कि व्यंजक चूड़ का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2013, 17, 20, 18, 15, तो ये क्वेश्चन 13 में पूछा है, 15 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है, 20 में पूछा है। तो अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो बोर्ड में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से टिक लगा लीजिए अपने कॉपी में और नोट भी करते जाइए क्वेश्चन को जो आपको क्वेश्चन मिले। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन जो है ये भी आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो एकदम मोस्ट है भैया, इसको छोड़ना नहीं है। ये सब जितने हम क्वेश्चन लगा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कॉपी में टिक लगाइए। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके भी नहीं आया हूँ, एक चैप्टर से मात्र क्वेश्चन अगर मेरा होगा तो 8 या 9 क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है एक चैप्टर से। अब आपको भी पता है कि केमिस्ट्री में टोटल शायद पाँच 5 या 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर है केमिस्ट्री में। तो 5 चैप्टर अगर केमिस्ट्री में आपके हैं तो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से ही 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा या 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो सब डिवाइड भी होगा कि कितने कितने नंबर के आएंगे। अब 5 चैप्टर है तो आप ऐसे ही लगाइए, 7 पंचे 35। अगर एक चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 35 हो गया, तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। कोई क्वेश्चन से कोई चैप्टर से 5 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई चैप्टर से 4 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई से 7 का भी दे सकता है, कोई से 12 से भी। तो ये अपना अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बना सकता है। जिसमें दिया है बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा जो होता है, इसका रासायनिक नाम लिखिए भैया। बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा, उसका रासायनिक नाम लिखिए। और अणुसूत्र क्या होता है ये भी लिखना है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र भी लिखना है। इसके बनाने की विधि हम 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण की समीकरण देते हुए लिखिए। ये क्वेश्चन आपका शायद 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, 7 नंबर का शायद ये भी क्वेश्चन है। तो इन दोनों को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद बेकिंग पाउडर, देखिए अगर आप यहाँ से बेकिंग पाउडर और व्यंजक चूड़ दोनों को पढ़ लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो दिया है लघुत्तरी में जो होगा ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका विस्तृत तैयार है तो लघुत्तरी तो अति जो होगा छोटा क्वेश्चन होगा वो आपका एकदम सरलता से हल हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका देखिए 2015, फिर 15 में 2 बार आया है। 15 में 2015 में ये मुझसे शायद यहाँ मिस्टेक हो गया है, 2015 में आया है, 2016 में भी आया है, 17 में, 18 में, 19, 20, 22। आप सोचिए कि ये क्वेश्चन लगातार पूछा है, और ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन से आप देखेंगे कि ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ठीक इसी प्रकार से 7 नंबर का जो क्वेश्चन, इसी प्रकार से 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें से दिया रहेगा, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आंसर सेम होगा, क्वेश्चन थोड़ा उसका लिखने का तरीका अलग है। तो बेकिंग पाउडर भी दिया होगा, जिससे किसी ने पूछ लिया बेकिंग पाउडर का रासायनिक समीकरण तथा उसका बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या किसी ने पूछ लिया बेकिंग पाउडर के का रासायनिक नाम तथा खाने की बनाने की रासायनिक नाम तथा उसके बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और 2 रासायनिक विधि और 2 रासायनिक समीकरण और भौतिक गुण और रासायनिक समीकरण, ये दोनों को क्या करना है उसका आंसर दीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बनाने की विधि तथा गुण व उपयोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पहले अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये क्वेश्चन 7 नंबर का है। तो अब आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। जैसे मैं छोटा छोटा चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि जब आपको क्या करते हैं आटा को गूंथते हैं,
आटा को गूँथते हैं तो सबसे पहले आटा लेते हैं, आटा में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद क्या होता है, आटा को गूँथते हैं। तो आप देखते हैं कि धीरे-धीरे जब मैंने आटा गूँथना स्टार्ट किया था तो उतने समय आटे में थोड़ा लिसलिसाहट कम रहती है, जिसको बोलते हैं चिपचिपाहट। जैसे ही आटे को अगर हम सान देते हैं, पूरी तरह से गूँथ देते हैं तो उसमें थोड़ा-थोड़ा क्या होता है, लिसलिसाहट आती है, वो आटा थोड़ी हल्का क्या होता है, फूलने टाइप में दिखती है कि अगर उसको 1-2 बार पतला अगर रोटी बनाएँ तो क्या होता है, पटक से फूलता है। तो उसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, चूने का चूड़ होता है, इसमें क्या करते हैं, पानी को डालकर उसमें जिप्सम में वो क्या करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से उसको आटे की तरह गूँथते हैं। गूँथने के बाद अगर हम उसको थोड़ी समय के लिए अगर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, पूरी तरह से वहाँ कठोर हो जाता है। और जब वहाँ कठोर हो जाएगा, तब पुनः उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को उपयोग में हम नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देना है आपको। फिर इसके बाद कह रहा है कि बनाने की विधि। अब वो किस प्रकार से उसको हम बनाते हैं, तो जो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, उसका गुण भी लिखना है और उपयोग भी बताना है। बनाने की विधि का गुण मतलब किस प्रकार से उसको हम बनाते हैं और वो कहाँ-कहाँ उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस प्रकार से कहाँ-कहाँ उपयोग करते हैं, तो वो भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2019, 18, 20 और 22 ये क्वेश्चन आपका 4 बार बोर्ड में पूछा है। 19 में भी आया है, 18 में भी आया है, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आप कमेंट करके बताएं। इसके बाद आप कमेंट करके बताएं कि आपको अगर पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर से और कोई क्वेश्चन आपको देखना है, जैसे मैंने विकल्प यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि विकल्प 4 नंबर के 3 नंबर का विकल्प आएगा। तो वो आपके लिए क्या होता है कि ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं रहते हैं, 10-15 क्वेश्चन रहता है, वो आप याद भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको लग रहा है कि अगर नहीं मैं इसके सारे के आंसर भी बताते जाऊं, नोट कराते जाऊं, तो मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। उसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा, जिससे कि आप मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अगर मैं आंसर भी लिखवाते जाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, या ये कर सकता हूँ कि इसके आंसर मैं पहले से इसमें नोट करके ले आऊँ, तो उसको आंसर भी यहाँ पर भी दिखाते जाऊँ। तो इससे अच्छा है आपको जिस प्रकार से सरलता लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे आवश्यकता है, तो अगर आप उस चीज़ को लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा। तो ये आपका दूसरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर और इसके बाद तीसरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के आइए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने होगा उसको पूरी तरह से हल करेंगे। और ये जो टारगेट है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को 7 दिन में क्या करेंगे, पूरी तरह से पूरा करेंगे। तो अब शायद 3-4 2 क्लास हो गया है, तो अब इसमें 5 दिन में केमिस्ट्री आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद फिजिक्स बचेगा, 7 दिन चलेगा और 7 दिन यहीं पर बायोलॉजी बचेगा। अगर आपको हमें 21 दिन में समाप्त करना है, अगर मान लेते हैं आपका 21 दिन के पहले ही, जैसे 21 दिन के अंदर ही मुझे इसको समाप्त कर देना है, तो कह सकते हैं कि 10 तारीख तक या 8 तारीख तक इसको हम पूरी तरह से पूरा साइंस समाप्त कर देंगे। तो इसमें अगर डेट आपका आगे बढ़ रहा है तो हम सब 10 या 8 तारीख तक इसको पूरी तरह समाप्त कर देंगे, आगे नहीं जाएगा, जिससे कि आपको कुछ समय बचे रिवीजन करने के लिए। और शायद अगर पहले ये जो साइंस है, साइंस का पेपर पहले है कि कब है ये तो मुझे नहीं पता। अभी मैं इसका टाइम टेबल नहीं देखा हूँ कि कितने तारीख को साइंस का पेपर है। तो ये रहा दोस्तों आपका सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरा क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।